कल ही मेरे पास एक 24 वर्षीय युवक आया था, फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब मेरी पॉटी में खून आ रहा है। तो मैं लगा ठीक है हेमोरॉइड होगा, पाइल्स होगा। हमने कहा कि जी आ जाओ एक बार चेक कर लेते हैं। बट जब हमने चेक किया तो उसके कोलन में कैंसर निकला। 24 साल 24 साल की एज में, कोई एज ही नहीं है। कुछ हम ऐसे लक्षण पहचान सकते हैं कि जब हमें लग रहा हो कि हमारा पेट बहुत ज्यादा अपसेट है? पॉटी में खून आता है, अगर किसी की पॉटी काले रंग की आती है, अगर किसी का खाना अटकता है, खाना खाते टाइम उसको बार बार पानी लेना पड़ रहा है, छाती में उसको महसूस होता है कि नहीं खाना अभी ठीक से गया नहीं है, भूख कम लगना, वजन कम होना, ये सब साइंस हैं मैम जीआई कैंसर्स के। कभी कभी स्टमक में अगर अल्सर्स हो जाते हैं तो वहाँ पे जब एसिड जाता है उसको जलाता है तो उससे हमें पेन होता है, पेट में छाले। तो मैम पेन एक वार्निंग साइन है। पेन हमारी बॉडी हमें बता रही है कि जी कोई गड़बड़ हो रही है, आप इसको पहचानो और आप इसको रेक्टिफाई करो। जी हमें अल्सर का पेन होता था, हम पेन किलर खाते गए। वो पेन किलर NSAID होता है, नॉर्मली पेन को तो दबा देगा पर वो अपने आप में छाले को और बढ़ाता है। तो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है जब अल्सर या तो ब्लीड करने लग जाता है या वो फट जाता है, फिर वो इमरजेंसी होती है और हमारे पास डेली आप 3 लीटर पानी पियो, 3 सर्विंग लो फ्रूट्स की या सैलेड्स की, और 3 किलोमीटर आप चलो। अगर ये 3 चीज़ें आप कर रहे हो तो 90-95% पॉपुलेशन को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। कि दूध पीना छोड़ ही दो जी। एक एज के बाद आपको दूध पीना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आपको लैक्टोस वाली प्रॉब्लम होने लगेगी, उससे भी आपका स्टमक जो है वो अपसेट रहने लगेगा। कुछ लोगों के लिए एग्स बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कुछ लोगों को उसी एग से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों के लिए दूध अमृत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैम जो दूध पीते हैं हरियाणा से ही और जिनको लैक्टोस इंटॉलरेंस है, सिर दर्द हो जाएगा, लूज मोशंस चालू हो जाएंगे, क्रैम्प्स हो जाएंगे। सच में एवोकाडो क्या बहुत ही अच्छा फाइबर का सोर्स है और इसे हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये इंडिया का फल नहीं है? मैम एवोकाडो जैसा आपने सही बोला इंडिया का फल नहीं है, तो इसको लेके मासेस में अवेयरनेस थोड़ा कम है। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स, LDL कम करता है, IBS में काम करता है। बट हमारी इंडियन डाइट में ऑलरेडी ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे अखरोट। आपने अगर 2 गिरी 3 गिरी अखरोट की ले ली, मूंगफली की ले ली, तो आपको जो बेनिफिट्स एवोकाडो के हैं वही मिल जाते हैं और आई थिंक इतना एक्सपेंसिव भी नहीं। अच्छा, इस सब गोल के लिए भी कहा जाता है कि ये भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आजकल जैसे पहले के ज़माने के लोग इस्तेमाल करते थे, अब नहीं करते हैं लोग। वो रात को 1 चम्मच या 2 चम्मच इसबगोल पानी के साथ ले लेते हैं, तो जैसे स्पॉन्ज पानी सोखता है, ये पानी सोखता है, स्टूल का बल्क फॉर्म करता है और मेक श्योर करता है कि पेट साफ हो जाए। इंडियन किचन में कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जिन्हें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ये पेट के लिए बहुत ईजी हैं टू डाइजेस्ट, हल्के फूड्स हैं, सूदिंग है। केला पेट को बहुत सूद करता है। तो आजकल जैसे हम लोग पार्क वगैरह में जब भी जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे हर्बल मतलब बनाए जाते हैं जूसेस वगैरह, जिसमें लौकी, करेला, गाजर, ये सब चीज़ें कच्ची डाल करके और इसका जूस बना करके दिया जाता है कि आप पीजिए, आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। तो जागरूक करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग कच्ची लौकी का जूस पीते हैं, वो प्लीज़ मत कीजिए, नहीं करें। उसमें एक टॉक्सिन होता है, जब हम लौकी को पकाते हैं तो वो टॉक्सिन मर जाता है। अच्छा। अगर कच्ची लौकी का जूस पिए और वो टॉक्सिन लौकी में हुआ तो वो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कच्ची लौकी का जूस पीने की वजह से लोग इमरजेंसी में लैंड किए हैं खून की उल्टी के साथ। Oh my God. गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, ये सारी प्रॉब्लम आज के समय में इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है कि हर दूसरे तीसरे इंसान के मुंह से हम सुनते ही रहते हैं कि उन्हें ये सारी इश्यूज फेस करनी पड़ी है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर ये प्रॉब्लम अचानक से इतनी ज्यादा लोगों में बढ़ने की लगी है? इसके पीछे जो रियल कल्प्रिट्स हैं वो क्या है, और क्या इसका सोल्यूशन सिर्फ दवाइयां लेना ही है, या हमारे किचन में और डाइट में कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जिसे खाने से हमारा स्टमक सच में हील होता है? तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ ऐसे सुपर फूड्स के बारे में जानना जो हमारे स्टमक को हील करते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे कल्प्रिट्स जो हमारे स्टमक को अपसेट कर रहे हैं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के सेशन में हम अपने स्टमक के बारे में ही बात करेंगे कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ी हैं, इसको सही करने के लिए हम कौन सी चीजें डाइट में शामिल कर सकते हैं और किन चीजों को डाइट से निकाल सकते हैं। जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश नांदल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी नारायणा हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम।
थैंक यू सो मच इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर, आप गैस्ट्रो हैं, आई एम श्योर आए दिन आपके पास पेशेंट्स पेट से रिलेटेड बहुत सी ऐसे दिक्कतें लेकर के आती होंगे जो आए दिन वो फेस करते रहते हैं। तो जैसे हमने पॉडकास्ट की शुरुआत में ही बात की कि ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, इस तरह की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर आपसे हम कोई एक सेंटेंस में समझना चाहें कि इन सभी प्रॉब्लम्स के बढ़ने के पीछे का एग्जैक्ट कारण क्या है, तो वो क्या होगा? मैं इस सवाल का जवाब थोड़ा विस्तार में देना चाहूँगा। ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जो हम खाते हैं, जैसा हम लाइफ जीते हैं, हर चीज़ का इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। तो इन प्रॉब्लम्स का बढ़ने का कारण अगर हम शुरू करें दिन का, तो इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स। ज़्यादातर हम सब काम के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग कॉलेज में या जॉब पे ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। उसके बाद पूरा दिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे हमारे एंसेस्टर्स थे, खेतों में जाते थे, काम करते थे, मेहनत करते थे। मेजॉरिटी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास खाली बैठे रहते हैं, डेस्क जॉब होता है, तो बॉडी को मूवमेंट नहीं मिलता है। तीसरा, वाटर इनटेक हमारा कम रहता है। आइडियली एक अच्छे जीआई के लिए एटलीस्ट 3 लीटर पानी रिकमेंडेड है, उतना फ्लूइड इनटेक हम नहीं कर पाते हैं। चौथा, स्ट्रेस। हर एक की लाइफ में काम का, डेडलाइंस का प्रेशर रहता है, इसकी वजह से गट ब्रेन एक्सेस अफेक्ट होता है, मोटिलिटी अफेक्ट होती है। उसके बाद फिर से शाम को जब हम जाते हैं तो हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, जो पेट में इन्फ्लेमेशन करता है। उसके बाद लेट नाइट स्नैकिंग, बिंजिंग करके सो जाना, जिससे जब हम सोते हैं तब भी डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरवर्क करता है। तो इन सब प्रॉब्लम से मिलके जो एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। और आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, हमारी ओपीडीज में जो पेट की ओपीडीज हम देखते हैं, 80 to 90% पेशेंट्स वही आते हैं जिनको इंडाइजेशन, गैस या ब्लोटिंग की दिक्कत होती है। ओके। तो जैसे ये सारी आपने हमें फैक्टर्स बताया कि इन वजहों से जो है इस तरह की दिक्कतें होती हैं पेट से रिलेटेड, कुछ हम ऐसे लक्षण पहचान सकते हैं कि जब हमें लग रहा हो कि हमारा पेट बहुत ज्यादा अपसेट है, तो हमें समय रहते उन ट्रिगर्स को पहचान करके अपना एक बार इलाज जरूर जा करके करवा लेना चाहिए? मैम, इसके फिर से 2 पार्ट्स हैं। एक है बिनाइन ट्रिगर्स, मतलब एक है कम खतरे वाली चीजें और एक है ज्यादा खतरे वाली चीजें। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ बड़े डेंजर साइंस। ओके, ठीक है, बड़े बताते जाओ। अगर किसी को पॉटी में खून आता है, अगर किसी की पॉटी काले रंग की आती है, अगर किसी का खाना अटकता है, खाना खाते टाइम उसको बार बार पानी लेना पड़ रहा है, छाती में उसको महसूस होता है कि नहीं, खाना अभी ठीक से गया नहीं है, भूख कम लगना, वजन कम होना, ये सब साइंस है मैम जीआई कैंसर्स के। ओके। ये स्टमक में हो सकता है या कोलन में हो सकता है। जैसे कल ही मेरे पास एक 24 वर्षीय युवक आया था, फोन आया कि डॉक्टर साहब मेरी पॉटी में खून आ रहा है। तो मैं लगा ठीक है, हेमोरॉइड होगा, पाइल्स होगा। हमने कहा कि जी आ जाओ एक बार चेक कर लेते हैं। बट जब हमने चेक किया तो उसके कोलन में कैंसर निकला। 24 साल की एज में, कोई एज ही नहीं है। तो आजकल मैम जो मेलिग्नेंसीज थी उनका प्रेवलेंस भी बढ़ रहा है, क्योंकि खाने पीने में अशुद्धियां बढ़ रही हैं, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। साथ के साथ हम अर्ली डिटेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे हमने इसको टाइमली पकड़ा तो स्टेज 1 में डिटेक्ट हो गया, वो निकल जाएगा और तो पेशेंट, मतलब जो मरीज है, वो एक हेल्दी लाइफ लीड कर पाएगा। इसी को अगर हम इग्नोर कर देते 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तो वो बीमारी फैल के स्टेज 4 हो जाती और वो लाइलाज हो जाती। तो इसीलिए डेंजर साइंस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर इसमें से कुछ भी होता है तो आप वेट मत कीजिए, आप तुरंत अपने किसी नजदीकी स्पेशलिस्ट से मिल लिए। क्योंकि अगर वक्त रहते चीज को पकड़ा जाए तो उसे छुटकारा पाया जा सकता है। ये वैसे है जैसे घर में अगर आप देखते हैं लकड़ी में कोई दीमक लगा है, तो आप शुरू में स्प्रे कर देंगे तो आपकी लकड़ी बच जाएगी। पर दीमक एक बार पूरी लकड़ी को खा गया तो फिर वो लकड़ी बदलने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। लकड़ी तो हम फिर भी बाहर से दूसरी ला सकते हैं, शरीर तो भगवान ने एक ही दिया। करेक्ट, एग्जैक्टली। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कम डेंजर वाली जो चीजें होती हैं, जिस चीज के लिए कॉमनली पेशेंट्स आते हैं, जैसे पेट फूलना, गैस होना, गैस सिर में चढ़ना, अपच होना। तो मैं सब पे एक एक करके आता हूँ। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे गैस और एसिडिटी के बीच। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को गैस और एसिडिटी के बीच का डिफरेंस ही नहीं समझ में आता। तो मैम यूजुअली एसिडिटी जिसको हम बोलते हैं वो होता है हार्टबर्न। स्टमक एसिड बनाता है। कोई भी खाना जब हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में एसिड की जरूरत है। बॉडी में हमारी एसिड प्रोडक्शन लगातार चलता रहता है। जब हम कुछ खाते नहीं भी हैं तब भी बॉडी में एसिड बन रहा है। बट अगर अब मैं आपको बोलूं आपके फेवरेट फूड के बारे में सोचिए, क्या है आपका फेवरेट फूड? मेरा
मुझे तो लिट्टी चोखा पसंद है। तो अब आप अगर लिट्टी चोखा के अरोमा को इमेजिन करेंगे, उसके टेस्ट को इमेजिन करेंगे, तो सिर्फ इस एक्ट से आपके स्टमक का एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सिर्फ सोचने से ही? सोचने से ही। वाह। जब आप इसको खाएंगे तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अब बॉडी ने वो एसिड ऊपर ना आए, स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी लाइनिंग स्पेशलाइज्ड है, तो वो एसिड को झेल सकती है। उस एसिड में अगर हम कोई भी मीट डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, वो गल जाता है, बट वो एसिड हमारी बॉडी को नहीं गला रहा है क्योंकि स्टमक की एक स्पेशलाइज्ड लेयर है। पर वो एसिड अगर ऊपर उठ के फूड पाइप में आता है तो वहाँ का जो लाइनिंग है वो उसको झेलने के सक्षम नहीं होता, तो इसकी वजह से हमें सिम्टम आता है, छाती में जलन होती है, जिसको हम हार्ट बर्न बोलते हैं या एसिडिटी बोलते हैं। कभी कभी स्टमक में अगर अल्सर्स हो जाते हैं तो वहाँ पे जब एसिड जाता है उसको जलाता है, तो उससे हमें पेन होता है, पेट में छाले। पेट में छाले। तो मैम पेन एक वार्निंग साइन है। पेन हमारी बॉडी हमें बता रही है कि जी कोई गड़बड़ हो रही है, आप इसको पहचानो और आप इसको रेक्टिफाई करो। तो पेन नेचर ने इसलिए डिजाइन किया मैम कि पेन हमारे शरीर को बताता है शरीर में कोई प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपके पैर में कांटा लगता है, तो वो पेन ही आपको बता रही है कि कांटा लगा है। अगर वो पेन आपको ना हो तो वो कांटा आपके पैर को डैमेज कर देगा। सिमिलर तरीके में अगर स्टमक में या फूड पाइप में कहीं कोई पेन है तो वो हमें बता रहा है कि जी कोई प्रॉब्लम है, आप इसको टाइम रहते रेक्टिफाई करो। मान लीजिए जो एसिड ऊपर आता है इसको हम इग्नोर करते हैं या कोई पेन किलर ले लेते हैं, तो टाइम के साथ साथ वो जो म्यूकोसा है उसमें इन्फ्लेमेशन हो के कैंसर बन जाता है। इसको एडेनोकार्सिनोमा इसोफेगस बोलते हैं। अच्छा। आज की डेट में वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे कॉमन कैंसर है इसोफेगस का। पहले मतलब इंडिया में क्योंकि टोबैको और सिगरेट्स का यूज बहुत ज्यादा है तो हमारे यहाँ पे स्क्वेमस सेल कैंसर होता है। हाँ। बट वेस्टर्न कंट्रीज में जो एसिडिटी की वजह से कैंसर था वो एडेनोकार्सिनोमा है, और ये धीरे धीरे इसका प्रेवलेंस इंडिया में भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारी डाइट या लाइफस्टाइल वेस्टर्न हो रही है, ये बढ़ता जा रहा है। सेम चीज मैम स्टमक के अल्सर के साथ होती है। बहुत बार पेशेंट आते हैं मेरे पास, जी हमें अल्सर का पेन होता था, हम पेन किलर खाते गए। वो पेन किलर NSAID होता है, नॉर्मली पेन को तो दबा देगा पर वो अपने आप में छाले को और बढ़ाता है। तो प्रॉब्लम बढ़ते 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 इतनी हो जाती है जब अल्सर या तो ब्लीड करने लग जाता है या वो फट जाता है, फिर वो इमरजेंसी होती है और हमारे पास आते हैं। तो अगर आपका कभी भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैम खाना अटकना। हाँ। ऊपर खाना अटकता है मतलब फूड पाइप में कहीं रुकावट है। अगर कहीं पेन है मतलब कोई छाला है या कोई डैमेज है, उसको चेक कराइए। पॉटी में काले रंग का खून आया मतलब नीचे से नहीं, ऊपर से स्टमक से हो रहा है, वो एसिड के साथ मिलके काले रंग का हो जाता है, और लाल रंग का आया मतलब नीचे से हो जा रहा है। तो ये बात हो गई एसिडिटी की। अब बात करते हैं गैस। गैस क्या है? तो मैम जब भी हम कुछ खाते हैं, गैस दो तरीके से जाती है। जब हम कुछ स्वॉलो कर रहे हैं तो या तो वो इनहेल्ड गैस होती है, मतलब सॉरी इनहेल्ड नहीं, स्वॉलोड गैस होती है। मतलब जो लोग जैसे बड़े बड़े चंक्स खाते हैं, च्युइंगम खाई या कुछ खाया, एरोफेजिया बोलते हैं मैम इसको। मैंने ये हवा निगली, ये वापस आ गई, क्योंकि स्टमक में पर से कोई गैस बन नहीं रही है। या तो जो हवा निकली है वो बाहर आएगी, या मेरा खाना जब इंटेस्टाइन में जाता है और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो इसको फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट करके मीथेन बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, जिससे फार्ट्स आते हैं। तो जब जब बैक्टीरियाज की मात्रा बढ़ जाती है तो ये फर्मेंटेशन बढ़ता है। इसको स्मॉल इंटेस्टाइनल या अदरवाइज बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होता है, जिसमें होता है। या इंटेस्टाइन में कहीं नैरोइंग हो जिसकी वजह से खाना आगे ना जा पाए, लंबे टाइम तक पड़ा रहे, तो और ज्यादा सड़ता है, जिससे गैस बनती है। ठीक है। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जैसे अगर हमने बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए कम टाइम में, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, तो वो जाके फर्मेंट होंगे, उससे गैस बनेगी। तो एक हो गया एसिडिटी, दूसरा हो गया गैस। ये दो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है। ये दो सबसे कॉमन प्रॉब्लम। एक और होता है डॉक्टर, जैसे कि कई बार लोगों को खाना पच नहीं पाता है, अपच की प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें, तो जिस वजह से कई बार कॉन्स्टिपेशन भी होने लगता है और इवन लूज मोशंस भी होने लगते हैं कि या तो खाना कितना भी खाए, लोगों को एक एक दो दो दिन से पॉटी नहीं हो रही होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो हर खाना खाने के बाद पॉटी जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम कब सीरियस हो जाती है? मैम अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की। तो देखिए कॉन्स्टिपेशन डिपेंड करता है आप खाने में फाइबर कितना ले रहे हैं। ठीक है। नॉर्मल बाउल हैबिट्स के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। मैं मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ डेली आप 3 लीटर पानी पियो, 3 सर्विंग लो फ्रूट्स की या सैलेड्स की, और 3 किलोमीटर आप चलो।
अगर ये 3 चीजें आप कर रहे हो तो 90-95% पॉपुलेशन को किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ये 3 चीजें फॉलो सिर्फ करना ये है। 3 चीजें फॉलो करने वाह, से। और बहुत छोटी सी चीज है, ऐसे कुछ है नहीं। प्रॉब्लम ये है मैम, वाटर इनटेक एक ग्लास में आई थिंक अराउंड 200 ml पानी होता है, तो 15 ग्लास पानी आज आप आपके सर्कल में जाके पूछिएगा, कोई नहीं कोई भी पीता नहीं होगा। लेता होगा। हम ज्यादातर लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं। जब हाइड्रेशन लेवल कम होता है तो बॉडी के जो एंजाइमेटिक प्रोसेसेस होते हैं वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते। दूसरा में मोबिलिटी, ऑफिसेज में लिफ्ट्स लगे हुए हैं, बाहर निकलते ही गाड़ी है, तो शरीर को जो मूवमेंट चाहिए वो मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से जो इंटेस्टाइन्स हैं वो स्लगिश हो जाते हैं। तीसरा है फाइबर मैम, हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, बहुत ज्यादा, फ्रूट्स और सैलेड्स बहुत ही कम है। ये कॉन्स्टिपेशन के अलावा मैम गट में इन्फ्लेमेशन का भी एक बड़ा कारण बन रहा है, और इसकी वजह से जो कोलोरेक्टल कैंसर है उसका रिस्क भी बढ़ता है। तो फाइबर इनटेक मैं एम्फसाइज नहीं कर सकता, मतलब आई कैन नॉट एम्फसाइज इट इनफ कि हमें ज्यादा लेना चाहिए। अगर आप नेचुरली ले पाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप नेचुरली नहीं ले पाते हैं तो इसके सप्लीमेंट्स आते हैं, आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे एक कॉशनरी नोट ये है मैम कि फाइबर कुछ लोगों में ब्लोटिंग करता है। हाँ। जो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की टेंडेंसी होती है, उसमें फाइबर इनटेक अगर आप एकदम से बढ़ा देंगे तो वो ब्लोटिंग करेगा। तो फाइबर इनटेक हमेशा ग्रेजुअली धीरे 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 बढ़ाना चाहिए। जैसे हर आदमी का आधार कार्ड अलग है, हर आदमी का फिंगरप्रिंट अलग है, वैसे ही हर आदमी का गट अलग है। करेक्ट। तो जनरलाइजेशन से यूजुअली हमें बचना चाहिए। बोलने के लिए बहुत कैची होता है कि आप ये 3 सुपर फूड ले लो, आप ये 4 चीजें कर लो, बट हर इंसान का शरीर भगवान ने अलग डिजाइन किया है, सबको सूट नहीं करता। सबको सूट नहीं करता। कुछ लोगों के लिए एग्स बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कुछ लोगों को उसी एग से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों के लिए दूध अमृत है। नॉर्थ इंडिया में हम लोग रहते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन दूध के बिना रह प्रेम करती है। हाँ। मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, तो दूध इज अ स्टेपल पार्ट ऑफ आवर डाइट। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूध पीते हैं हरियाणा से ही, और जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, सिर दर्द हो जाएगा, लूज मोशंस चालू हो जाएंगे, क्रैम्प्स हो जाएंगे। तो एक फूड डायरी मेंटेन करनी चाहिए हमें देखना चाहिए कि हमने क्या खाना खाया और उससे हमारे शरीर पे क्या रिएक्शन हुआ। बिल्कुल, हम सब अपनी बॉडी के साइंटिस्ट हैं, और जितना अच्छे से हम इसका ध्यान रख पाएंगे कोई नहीं रख पाएगा। इसीलिए हमने सेशन को भी ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम स्टमक के बारे में ही बात करेंगे कि ऐसे कौन से खाने हैं जो सच में हमारे स्टमक को सूट करते हैं और कौन से नहीं करते हैं, और हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करें। क्योंकि लंबे समय तक हम वही चीजें खाते आ रहे होते, बाद में पता चलता है ये तो हमारी बॉडी को सूट ही नहीं कर रहा था। अभी जैसे ग्लूटेन की बात हो रही है, लैक्टोज की बात होती है काफी ज्यादा, तो बचपन से लोग गेहूं खाते हुए आ रहे हैं, आटा खाते हुए आ रहे हैं, अब बोला जा रहा है कि ग्लूटेन आपको सूट नहीं कर रहा, उसकी वजह से आपके स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो ग्लूटेन आप छोड़ दीजिए। तो आप बीइंग अ गैस्ट्रो सजेस्ट करते हैं कि ग्लूटेन छोड़ देना चाहिए एक समय के बाद? क्या सच में उसी से इतनी सारी दिक्कतें हो रही है? मैम फिर से मैं बोलूंगा, जनरलाइजेशन से हमें बचना चाहिए। अगर किसी को गेहूं से एलर्जी हो रही है तो बहुत सिंपल टेस्ट अवेलेबल हैं। क्या है वो टेस्ट? एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है मैम। एक बीमारी होती है सीलिएक डिजीज, तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी एक स्पेक्ट्रम है। ठीक है। ग्लूटेन अगर आपकी इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन कर रहा है तो इसको चेक करने के 2 तरीके हैं। पहला एक सिंपल ब्लड टेस्ट जो एंटीबॉडी नापता है, ग्लूटेन अंदर जाता है, अगर वो एलर्जी कर रहा है तो एक इम्यून रिएक्शन है, तो उसके विरुद्ध जो एंटीबॉडी जनरेट होते हैं, IgA एंटी TTG एंटीबॉडी बोलते हैं, वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट में आ जाते हैं। अगर फिर भी हमें डाउट रहता है तो हम मुंह के द्वारा एक एंडोस्कोप डाल के, कैमरा डाल के इंटेस्टाइन में चेक कर सकते हैं इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है कि नहीं, और उससे एक छोटा सा टिश्यू लेके कंफर्म कर सकते हैं कि ग्लूटेन दिक्कत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। दैट बीइंग सेड, ये एक स्पेक्ट्रम में ये हो गया मैम फुल ब्लोन ग्लूटेन एलर्जी। कुछ लोगों में नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी होता है कि जी हमने ग्लूटेन खाया, हमारे पेट में ब्लोटिंग हो गई, अफारा हो गया, गैस हो गया। उस केस में आप एक सिंपल ट्रायल कर सकते हैं कि 6 दिन 8 दिन आपने अपनी डाइट से ग्लूटेन को निकाल दिया। अगर आपकी बॉडी बेटर फील कर रही है तो आप ग्लूटेन को थोड़े पीरियड के लिए अवॉइड कीजिए। उसके बाद 6 महीने 8 महीने में आप दोबारा हल्का सा एक रीचैलेंज करके देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी दिक्कत आती है तो इट इज बेटर यू स्विच टू मिलेट्स या अल्टरनेटिव फूड सोर्सेज। तो ग्लूटेन मतलब सिर्फ गेहूं का आटा ही है या फिर कुछ और भी ग्लूटेन में चीजें होती हैं? क्योंकि जनरलाइज लोगों को समझ में नहीं आता है कि आजकल बहुत सारे जितने प्रोडक्ट्स भी आते हैं उसमें भी लिखा रहता है ग्लूटेन फ्री। तो व्हाट इज ग्लूटेन एग्जैक्टली? मैम ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो
कॉमन फूड पदार्थों में होता है जिसकी वजह से बॉडी में जाने के बाद एलर्जी होती है। तो मैं फिर से यही बोलूंगा कि अगर किसी को लग रहा है ग्लूटेन से उनको दिक्कत है तो सबसे पहले गेहूं बंद करके देखिए। थोड़े दिन के लिए 2-5 दिन के लिए आप राइस बेस्ड डाइट पे शिफ्ट हो जाइए और उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा। ब्लैंकेटली लोगों को ये बोलना, जैसे जोकोविच ने बीच में बोला था कि मुझे ग्लूटेन सेंसिटिविटी थी, मैंने छोड़ दिया, मैं फिट हो गया। तो मेरे जितने भी दोस्त थे जो टेनिस खेलते थे सबने ग्लूटेन छोड़ दिया। बट अपनी डाइट में मैम अगर वेजिटेरियन हो आप तो बहुत ज्यादा अगर हम चूजी होते हैं तो प्रोटीन डेफिशिएंसी होने का रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि ऑलरेडी हमारी डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है। इंडियंस में अगर आप देखेंगे 40s-50s के बाद ज्यादातर लोगों के पेट निकल आता है, बेली फैट। वो इसीलिए आता है मैम कि हम प्रोटीन इनएडिक्वेट है और कार्ब्स ज्यादा है। करेक्ट। तो उसमें अगर आप चावल बेस्ड या बाकी सब चीजों पे जाएंगे वीट छोड़ के तो प्रॉब्लम होने के रिस्क ज्यादा रहता है। ठीक है। यहाँ पे मैं 2 सप्लीमेंट्री चीजें और ऐड करना चाहूंगा मैम। पहला है प्रोटीन इंटेक। तो वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन इंटेक अपना थोड़ा कम रहता है। तो या तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अगर किसी को सूट करते हैं 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए होता है। अगर कोई हेल्दी इंसान है, लेट्स से आपका वेट 60 kgs है तो आपको डेली 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए आपका बॉडी फंक्शन करने के लिए। अगर शरीर एक कमरा है तो प्रोटीन वो ईंटें हैं जिससे वो बनता है। तो मिल्क हम ले सकते हैं, अगर मिल्क से दिक्कत है पनीर ले सकते हैं। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो वेजिटेरियन में दाल, पनीर, बेसन और सोयाबीन। ठीक है। अगर कोई एगिटेरियन है तो अंडे। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो फिश आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बॉइल्ड चिकन ले सकते हैं। अगर आप ग्रिल्ड चिकन या मटन लेते हैं तो उसमें फैट की मात्रा बढ़ जाती है जो आगे चल के इन्फ्लेमेशन और बाकी सारी चीजें कर सकता है। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर्स में ये मिथ होता था कि आप ले लोगे तो किडनी खराब हो जाती है। बट एडिक्वेट हाइड्रेशन के साथ अगर लिया जाए तो आई थिंक इट इज अ सेफ थिंग। ओके। तो जैसे प्रोटीन के बारे में आपने हमें बताया, वेज लोगों के लिए क्या है, नॉन वेज लोगों के लिए क्या सोर्सेज हैं, ग्लूटेन पर हमने बात की, लैक्टोज का तो आपने बता ही दिया कि बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं सूट कर रहा है। जैसे आजकल एकदम से विलन ही बना दिया गया है कि दूध पीना छोड़ ही दो, एक एज के बाद आपको दूध पीना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आपको लैक्टोज वाली प्रॉब्लम होने लगेगी, उससे भी आपका स्टमक जो है वो अपसेट रहने लगेगा। तो क्या सच में दूध, दही, पनीर इन सब का ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारे पेट में दिक्कत बढ़ जाती है? तो मैम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बॉर्डर है उस पे एक एंजाइम होता है लैक्टेज, जो लैक्टोज को तोड़ता है दूध में जो शुगर है। उम्र के साथ इसकी मात्रा कम होती जाती है। okay. अगर मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब मैं स्कूल में था मैं अराउंड 1.5 लीटर दूध आराम से डाइजेस्ट कर लेता था। जब मैं कॉलेज में गया तो ये मात्रा घट के 1 लीटर पे आ गई। जब मेरी सुपर स्पेशलाइजेशन हुई तब तक मैं 500 ml पे आ गया था। अच्छा। आज की डेट में मैं खाली 1 ग्लास डाइजेस्ट कर पाता हूँ। अगर 1 ग्लास से ज्यादा मैं लूं कभी तो ब्लोटिंग, सिर दुखना, पेट फूलना ये हो जाता है। okay. तो क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ तो मुझे पता है कि मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस एक लेवल के ऊपर हो रही है धीरे धीरे। मेरे कुछ कलीग्स हैं जिनको सेम सिम्टम्स एक कप कॉफी पे आ जाते हैं। okay. तो एज के साथ में ये सब में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो अब सवाल है कि हम करें क्या। तो दही एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, उसमें कुछ हद तक लैक्टोज डाइजेस्टेड रहता है, कुछ हद तक रहता भी है। तो अगर आप दही टॉलरेट कर पा रहे हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर अर्ली इन द डे, लंच के टाइम पे अगर आप दही लेंगे तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया भी हैं। इट इज अ गुड प्रोबायोटिक। वो आपके इंटेस्टाइन का बैलेंस भी अच्छा करता है, सूट भी करता है, साथ में प्रोटीन भी दे देता है। ठीक है। तो लैक्टोज में अगर किसी को दूध नहीं सूट कर रहा है तो दे कैन स्विच टू दही। ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दही सूट कर ही जाएगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में दे आर फाइन विद दही, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। ओके। अच्छा, जैसे जब भी हम स्टमक की बात करते हैं तो फाइबर का रोल काफी ज्यादा आ जाता है कि आपको फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, आपका स्टमक जो है खुश रहेगा एकदम। तो फाइबर रिच डाइट अगर हम स्विच करते भी है तो कैसे दिखनी चाहिए हमारी प्लेट, ताकि हमारा पेट खुशी खुशी से एकदम रहे भी और हमें ज्यादा परेशान भी ना करे? मैम यूजुअली हम स्टमक को पेट से इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे फाइबर का काम है इंटेस्टाइन्स को क्लीन रखना। ऐसा पाया गया है कि जो लोग हाई फाइबर रिच डाइट लेते हैं उनका कैंसर का रिस्क, कोलन कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। तो फाइबर इज अ गुड थिंग फॉर अस।
फाइबर में प्रॉब्लम ये है कि फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो पानी सोखता है साथ में, जिसकी वजह से वो स्टूल का बल्क बना रहा है। बट अगर आपने एकदम से फाइबर बहुत ज्यादा ले लिया तो ब्लोटिंग हो जाएगी, पेट में क्रैम्प्स पड़ जाएंगे, कॉलिक की पेन हो जाएगा। तो फाइबर हमेशा धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जैसे 2 तरीके हैं फाइबर के, एक है नेचुरल फूड्स और एक है सप्लीमेंटेशन। नेचुरल फूड्स में पपीता एक बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, सलाद जैसे खीरा ककड़ी बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, सेब ले लिया हमने, केला ले लिया। तो यूजुअली मैं मेरे पेशेंट्स को जिनको कॉन्स्टिपेशन है रेकमेंड करता हूँ कि आप 3 सर्विंग्स फाइबर की लीजिए ही लीजिए पूरे दिन में। पर अगर कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, जिनको IBS के सिम्टम्स हैं, तो उनमें मैं बोलता हूँ कि जी आप एक टाइम से शुरू करो। अगर आपको सेटल कर रहा है तो ओवर अ वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स इसको धीरे धीरे बढ़ाओ, एकदम से मत करो। पर इसमें मैम ये कैविएट है कि किसी किसी को अगर इंटेस्टाइन में नैरोइंग है, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, ट्यूबरकुलोसिस, क्रॉन्स डिजीज, उसमें इंटेस्टाइन पतली हो जाती है, स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर किसी की इंटेस्टाइन में रुकावट है और उन्होंने बहुत ज्यादा फाइबर ले लिया तो फाइबर वहां पे जाके अटक जाएगा और वो इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। तो अगर आपको फाइबर लेने पे कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तो किसी से बात कर लीजिए एक बार और फिर सुपरवाइज्ड उसमें बढ़ाइए। बिल्कुल, गाइडेंस में लेना ज्यादा जरूरी है। यूजुअली 25 ग्राम तक हम डेली का फाइबर इंटेक बढ़ा सकते हैं, दिक्कत नहीं आती है। तो डॉक्टर हमारे पास ना, जैसे आपने इतनी सारी चीजें बताई, तो कुछ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स है, आप प्लीज बताइएगा कि ये स्टमक को हील करते हैं या स्टमक को अपसेट करते हैं, और इन्हें अगर हमें डाइट में शामिल करना है तो किन तरीकों से शामिल कर सकते हैं। और इन्हें लेकर के सोशल मीडिया पर भी आजकल काफी ज्यादा हाइप बनी हुई है। सबसे पहला तो एवोकाडो, किसी भी सेलिब्रिटी के मुंह से आप सुनिए, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के मुंह से आप सुनिए, सबको आजकल एवोकाडो टोस्ट खाना है एंड सब लोग अपनी डाइट में एवोकाडो शामिल कर रहे हैं। तो सच में एवोकाडो क्या बहुत ही अच्छा फाइबर का सोर्स है और इसे हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये इंडिया का फल नहीं है? मैम एवोकाडो जैसा आपने सही बोला, इंडिया का फल नहीं है, तो इसको लेके मासेस में अवेयरनेस थोड़ा कम है। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स, LDL कम करता है, IBS में काम करता है। बट हमारी इंडियन डाइट में ऑलरेडी ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे अखरोट। आपने अगर 2 गिरी 3 गिरी अखरोट की ले ली, मूंगफली की ले ली, तो आपको जो बेनिफिट्स एवोकाडो के हैं वही मिल जाते हैं, और आई थिंक इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। क्योंकि एवोकाडो तो बहुत महंगा मिलता है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो एवोकाडो की जगह हमारे इंडियन डाइट में इसको हम स्विच कर सकते हैं। करेक्ट है। अभी जैसे चिया सीड्स भी बहुत ज्यादा, कि आजकल हर किसी को चिया सीड्स वाली पुडिंग खानी है या ओवरनाइट ओट्स में सोक करके खाना है। सोशल मीडिया अगर आप ओपन करेंगे तो हर दूसरी तीसरी रील या वीडियो आपको चिया सीड्स से रिलेटेड ही मिल जाएगी। तो चिया सीड्स की जगह भी कोई और अच्छा है हमारे पास फाइबर का सोर्स जो हमारे स्टमक के लिए अच्छा होता है? फाइबर के सोर्स तो इंडियन डाइट में भर भर के हैं। पहले हम चिया सीड्स की बात करते हैं कि अगर सीड्स हमें मैम ये लेनी है कभी भी, तो इनको ओवरनाइट सोक करके लेना है। अगर बिना सोक करे लेंगे तो IBS के सिम्टम्स ये बढ़ा सकते हैं, पेट में दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो जैसे चिया सीड्स की जगह क्या हमारे पास कुछ ऐसा और रिप्लेसमेंट है? मैम फाइबर की अगर मैं आपको एक सिंपल वो बताता हूँ कि मान लीजिए हम एक नॉर्मल नॉर्थ इंडियन फैमिली से हैं, तो हमें हमारी लाइफ में चाहिए प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और फाइबर, गट हेल्थ अच्छी करने के लिए। साथ में पानी की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 3 लीटर हमें पीना है। तो मैम प्रीबायोटिक होता है ऐसे पदार्थ जो प्रोबायोटिक, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिनको चाहिए। तो सबसे सही कॉम्बिनेशन है दही और केला। दही और केला आप ले लीजिए, एडिक्वेट आप पानी लीजिए, आपको किसी और सुपर फूड की आवश्यकता नहीं है। वाह, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, इस सब गोल के लिए भी कहा जाता है कि ये भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आजकल जैसे पहले के जमाने के लोग इस्तेमाल करते थे, अब नहीं करते हैं लोग। तो ये सब गोल क्या अच्छा होता है हमारे पेट के लिए? मैम ये सब गोल एक फाइबर है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी की डाइट में फाइबर इंटेक कम है, वो रात को 1 चम्मच या 2 चम्मच ये सब गोल पानी के साथ ले लेते हैं, तो जैसे स्पॉन्ज पानी सोखता है, ये पानी सोखता है, स्टूल का बल्क फॉर्म करता है और मेक श्योर करता है कि पेट साफ हो जाए। जो भी लैक्सेटिव्स हम बाकी देते हैं, जो भी दवाइयाँ होती हैं, वो लंबे टाइम तक यूजुअली नहीं दे सकते हैं, उनके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। उनके कंपैरिजन में फाइबर बेस्ड लैक्सेटिव्स जो भी होते हैं, किसी भी नाम से आप अगर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, उनका साइड इफेक्ट प्रोफाइल ज़्यादा बेटर होता है। ओके, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स, जो अलसी के बीज होते हैं, क्या ये भी अच्छा सोर्स होता है? कोई भी सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, ये 1 से 2 चम्मच अगर आप डेली लेंगे तो इससे आपको बेनिफिट ही है, लॉस नहीं है।
तो सीड्स लेने का भी कोई सही तरीका है कि उसको सोक करके लेना ओवरनाइट है? में सीड्स हो गए, या जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन होता है, हमारे पास हर महीने 2 या 3 पेशेंट आते हैं पेट दर्द के साथ, जी पेट दर्द हो गया, अफारा हो गया, गैस हो गई है। हमें सिर्फ एक ही हिस्ट्री पूछनी होती है कि जी आपने कल परसों में चना राजमा या छोले कुछ खाए थे, अच्छा। और उन्होंने खाए होते हैं। हम्म, तो मैम जो भी फाइबर मतलब ये वाली चीजें हैं, ये पानी में 12 घंटे 14 घंटे हमें भिगोनी है। हाँ, उसके बाद इनको अच्छे से पकाना है, और उसके बाद भी अगर इनको लेना है तो जीरा और हींग के साथ अगर हम इनको कुक करेंगे तो ये ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट होती हैं। ओके। अदरवाइज जिस भी पेशेंट के इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं नैरोइंग है या किंक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है वहाँ पे जाके फंसते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। तो इनको भी मतलब खाना पकाने का एक सही तरीका भी होना चाहिए। उसको कंज्यूम करने का भी एक सही करेक्ट है। तरीका है, और मॉडरेशन में इन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर, जैसे आजकल बोला जाता है, आपने प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स की भी बात की, तो इसमें कांजी, कंबूचा की इन सब का इस्तेमाल करिए, आपकी डाइट में ज़रूर होना बिल्कुल। चाहिए। ये बहुत ही अच्छे डिटॉक्स ड्रिंक्स होते हैं, गट के लिए अच्छे होते हैं, स्टमक के लिए अच्छे होते हैं। तो इनको भी पीने का कोई सही तरीका होता है कि कितने दिन तक कंज्यूम करें, डेली पिए, या क्या होना चाहिए? मैम यूजुअली डिटॉक्स एक ऐसा शब्द है जो बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। मिसयूज होता है, हाइप्ड है, मार्केटिंग गिमिक लगा लीजिए। भगवान ने हमारे शरीर को ऐसे बनाया है कि ये अपने आप खुद ही खुद को डिटॉक्स हो रिपेयर जाए। करता है। ये अपने आप में एक डिटॉक्स मशीन है। बस इसको चाहिए होते हैं सही इंग्रेडिएंट्स, कि शरीर को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो टाइम पे मिलता रहे और टॉक्सिन्स ज़्यादा ना मिले, इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना डाला जाए। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज की डेट में शरीर पे जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो फिजियोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो। अगर हम कॉन्स्टेंटली तनाव में रहते हैं तो उसकी वजह से जो बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, वो शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन कॉज करते हैं। जब ये सूजन लंबे टाइम पड़ी रहती है तो ये बीमारियां कॉज करती है। करेक्ट। तो एक बहुत सिंपल रेसिपी है, आप हाफ एन आवर डेली वॉक कीजिए, 5 मिनट के लिए सिर्फ प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम, ब्रेथ वर्क, बॉक्स ब्रीदिंग, आपको जो भी करना है, कि 5 तक सांस लिया, 5 तक सांस रोका, 5 तक सांस निकाला और 5 तक सांस बाहर रोका। सिर्फ इतना कर लीजिए, आपका स्ट्रेस लेवल हाफ हो जाएगा। इसमें आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ट्राई कीजिए शाम के 8 बजे के बाद सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कम करें। खाने का एक नियमित शेड्यूल बनाएं, क्योंकि बॉडी कंफ्यूज नहीं होती है। फिर बॉडी को पता है कि भाई इस टाइम पे होने वाला है, तो जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है, जो एक सर्केडियन रिदम होती है, वो ज़्यादा बेटर काम कर पाती है। इसका एक प्रैक्टिकल वो अगर आप देखेंगे भी, जो लोग शिफ्ट ड्यूटीज करते हैं, आपके कलीग्स होंगे या फ्रेंड्स होंगे, आप देखेंगे जीआई सिम्टम्स या और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनमें ज्यादा आते हैं, क्योंकि बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाती। तो एक रेगुलर इंटरवल पे खाना, एक अच्छा सोशल सर्कल, अपनी इमोशंस को पीरियोडिकली वेंट आउट करना, लो स्ट्रेस लेवल्स रखना, और अच्छे से खाना पीना, टाइमली खाना पीना, ये सबसे अच्छा डिटॉक्स है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको किसी मैजिक क्योर, मैजिक बुलेट की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये जितने भी सोशल मीडिया पे डिटॉक्स ड्रिंक्स करके वायरल होते हैं कि आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छे हैं, तो ये आप प्रमोट करते हैं, पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? मैं फिर से यही बोलूंगा कि कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ वायरल होने के लिए वायरल हो रहे हैं, मतलब सिर्फ सोशल मीडिया के लिए। लोगों को मैम इजी सॉल्यूशन चाहिए, पर इजी सॉल्यूशन नहीं होता है। करेक्ट। लाइफ में हर चीज कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ मिलती है। अगर हम लंबे टाइम के लिए हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें जीवन के हर एस्पेक्ट पे कॉन्स्टेंटली काम करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 ग्राम ये ले लिया तो मेरी हेल्थ अच्छी हो गई, या 4 ग्राम ये ले लिया तो मेरी हेल्थ अच्छी हो गई। सुनने में अच्छा लगता है, मन को 2 मिनट के लिए शांति देगा, बट लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान है। इट इज जस्ट लाइक गेट रिच क्विक स्कीम। कोई बोलता है मैं 18% इंटरेस्ट दूंगा आपको, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान ही करता है, फायदा नहीं करता। 20 दिन में पैसा डबल। 20 दिन में पैसा डबल। ठीक है। तो आपके हिसाब से हमारे इंडियन किचन में कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जिन्हें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, जो शायद हमारे जो लोग हैं वो भूलते जा रहे हैं कि हाँ ऐसी भी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हमारे किचन में, अगर हम शामिल करते हैं तो हमारा पेट एकदम हैप्पी रहेगा? मैम कुछ चीज़ें जो हमारी डे टू डे कुकिंग का पार्ट थी, जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे सबसे अच्छे सुपर फूड्स होंगे मैम दलिया। अगर किसी को गैस की दिक्कत है, कोई किसी वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा है, अल्सर्स है, उसको ठीक होना है, तो मैम दलिया, खिचड़ी, इडली, ये पेट के लिए बहुत इजी हैं टू डाइजेस्ट, हल्के फूड्स हैं, सूदिंग है। केला पेट को बहुत सूद करता है। खाने में जैसे हम यूज करते थे, अजवाइन हो गया या सौंफ हो गया या जीरे का पानी हो गया, ये
इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, कॉलिक को कम करते हैं, डाइजेशन को अच्छा करते हैं। इसके अलावा पंपकिन हो गया या लौकी हो गई, ये चीज़ें भी डाइजेशन के लिए अच्छी हैं। यहाँ पे एक मैं आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग कच्ची लौकी का जूस पीते हैं, वो प्लीज़ मत कीजिए, नहीं करें। उसमें एक टॉक्सिन होता है, जब हम लौकी को पकाते हैं तो वो टॉक्सिन मर जाता है। अच्छा। अगर कच्ची लौकी का जूस पिए और वो टॉक्सिन लौकी में हुआ तो वो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कच्ची लौकी का जूस पीने की वजह से लोग इमरजेंसी में लैंड किए हैं खून की उल्टी के साथ। ओह माय गॉड। तो आजकल जैसे हम लोग पार्क वगैरह में जब भी जाते हैं तो वहां पर ऐसे हर्बल मतलब बनाए जाते हैं जूसेस वगैरह, जिसमें लौकी, करेला, गाजर ये सब चीजें कच्ची डाल करके और इसका जूस बना करके दिया जाता है कि आप पीजिए, आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। मैम तो आप देखिए, इसमें फिर से 2 पार्ट्स हैं। अगर आपको कभी भी पेट साफ करना है तो जिस चीज का जूस बन रहा है उसको कंज्यूम करना बेटर है बनिस्बत जूस के। मतलब उसका सिंपल रीजन है कि मैं बात करता हूँ मान लीजिए चुकंदर की। चुकंदर जब आप खाएंगे तो आपके अंदर जो जूस वाला पार्ट है वो भी जा रहा है, साथ में फाइबर भी जा रहा है। फाइबर आपकी गट को साफ कर रहा है, फाइबर आपका कॉन्स्टिपेशन दूर कर रहा है, फाइबर आपका कैंसर का रिस्क दूर कर रहा है। अगर आपने जूस पिया, जूस में अगर कोई वो मीठा डाल देते हैं या कुछ मीठा होता है तो वो सीधा जाके बॉडी में जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और फैटी लिवर का रिस्क बढ़ाता है। तो हमारे पास जो भी फैटी लिवर के मरीज आते हैं उनको जो पहली सलाह हम देते हैं वो यही होती है कि जी आप शराब मत पीजिए, आप जूसेस मत पीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए। ये 3 चीजें अवॉइड करिए। पर लौकी में स्पेशल मैम ये था कि उसमें क्योंकि वो एक किस्म का जहर है तो कच्ची लौकी का जूस तो मैं कभी एडवाइस नहीं करेंगे आप? कभी एडवाइस नहीं करूंगा। कोई मेरे सामने पी रहा होगा तो मैं छीन लूंगा उससे। ठीक है। तो ये आपने जैसे हमें कुछ ऐसे सुपर फूड्स बताए जो हमारे इंडियन किचन में हैं, जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं बट इंक्लूड करना चाहिए जरूर से। अच्छा, जैसे अगर हम ड्रिंक्स वगैरह की बात करते हैं तो कोकोनट वाटर भी कहा जाता है कि आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके पेट को सूद करता है। तो कोकोनट वाटर क्या डेली पीना सेफ होता है? मैम कोकोनट वाटर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। तो यूजुअली डायरिया होता है जिन पेशेंट्स को या डिहाइड्रेशन होता है उसमें कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है। ओके। पेट को सूद करता है। पर फिर से मैम ये रिप्लेसमेंट नहीं है। हमें कोई भी चीज अगर हम ले रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए हम क्यों ले रहे हैं। अगर आपको नॉर्मली हाइड्रेशन करना है तो मेरे हिसाब से शिकंजी जिसको हम घरों में बोलते थे, दैट इज अ गुड इनफ सब्स्टिट्यूट। आप 1 ग्लास पानी लीजिए, उसमें चीनी डालिए, नमक डालिए और आपका सुपर फूड तैयार हो गया। आपको हाइड्रेशन की कोई चिंता इसके बाद करने की जरूरत नहीं है। तो चीनी भी तो लेकिन बोला जा रहा है कि मत खाइए चीनी, चीनी विलेन बना देगा। ये हम बात कर रहे हैं जो पेशेंट्स डिहाइड्रेटेड हैं, जिनके शरीर में पानी की इतनी कमी है कि उनको जरूरत है। 60% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। तो अगर डायरिया में 12-14 बार किसी को स्टूल्स हो गया है, पूरा निकल गया है, उसमें चीनी मैम इसलिए देते हैं कि वो पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है साथ में। अगर चीनी और नमक साथ में दिया जाए तो जो पानी आप मुंह से ले रहे हैं वो ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। ओके। अच्छा, आजकल ये भी बोला जाता है कि सुबह उठ करके अगर आप खाली पेट जैसे जीरे का वाटर, सौंफ का पानी या नींबू पानी पीते हैं और इस तरह के ड्रिंक्स पीते हैं तो वो भी आपके पेट के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। तो सच में ऐसा कोई मैजिकल ड्रिंक है जिसको अगर हम सुबह खाली पेट पियेंगे तो हमारा पेट सही रहता है? मैम इसमें मैं 2 जो हेल्थ मिथ्स हैं, पहला वो बस्ट करना चाहूँगा। पहला मैम है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार सुबह उठ के मैं गर्म पानी में नींबू डाल के पीता हूँ और उनको लगता है उससे कहीं ना कहीं फैट कट जाएगा। तो ये मैम कम्प्लीटली गलत है। हमारी बॉडी में जो फैट है इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हम कितना कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। सुबह अगर आप नींबू एसिडिक है, अगर आप नींबू डाल के गर्म पानी एक मात्रा से ज्यादा पिएंगे तो इससे आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है, फ्लेयर अप हो सकती है। सेम चीज होती है एप्पल साइडर विनेगर के साथ। बहुत सारे लोग उसको कंज्यूम करते हैं। वो भी एसिडिक है। लोहे को लोहा काटता है पर एसिड को नहीं काटता है। एसिड को बढ़ाता है। तो अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है। ठीक है। पानी आप जितना पिएंगे उतना अच्छा है। आपके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ाता है, पेट साफ करने में हेल्प करता है। जीरा आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डाइजेशन को हेल्प करता है। पर फिर से मैम प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी एक चीज को टोटलिटी में नहीं ले सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि हमने जीरा ले लिया या हमने XYZ सुपर फूड ले लिया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। ये सिर्फ उसका एक पार्ट है, ये होल नहीं है। करेक्ट है। तो अगर हम जैसे समझना चाहें कि हम अगर अपनी थाली डिजाइन कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की,
तो हर 3 मील में हम ऐसी क्या चीजें अपनी थाली में शामिल करें जो हमारे पेट के लिए काफी ज्यादा अच्छी हैं, सुपर फूड की तरह काम करेंगी और पेट से जुड़ी बहुत हद तक जितनी बीमारियां हैं उससे हमें बचा करके रखेंगी। मैम अगर नाश्ते की हम बात करें तो हम दलिया ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं। ठीक है। आफ्टरनून में हम कर्ड ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं। डिनर यूजुअली हमें लाइट रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए 7:30 से 8 बजे तक हम अपना डिनर खत्म कर दें। डिनर करने के बाद 15 से 20 मिनट का एक लाइट वॉक होना चाहिए और हमें मेक श्योर करना है कि खाना खाने के बाद हम 3 घंटे तक लेटे ना। 3 घंटे तक लेटे ना, क्योंकि जो फूड होता है वो स्टमक में एटलीस्ट 6 आवर्स के लिए रहता है। खाना खाने के बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आप इमिडिएटली लेटेंगे तो किसी भी इंसान का अगर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो नीचे का ढक्कन होता है इसोफेगस का वो ढीला है तो खाना ऊपर आएगा, एसिड ऊपर आएगा, जिससे एसिडिटी की दिक्कत, हार्ट बर्न की दिक्कत बढ़ सकती है। ठीक है, ओके। अच्छा, हम चाहते हैं डॉक्टर की जाते जाते ये जितनी पेट से रिलेटेड दिक्कतें हैं हम आपसे एक एक करके पूछेंगे। आप प्लीज बताइएगा कि अगर किसी को इस तरह के लक्षण तुरंत दिखाई दे रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए राहत पाने के लिए इंसान उस वक्त क्या कर सकता है, अगर वो हॉस्पिटल जाने के या फिर डॉक्टर से मिलने के उसमें नहीं है तो अगर डॉक्टर किसी को गैस का अटैक आ रहा है एकदम से तो थोड़ी देर के लिए राहत पाने के लिए उस वक्त इंसान क्या कर सकता है? मैम हम शुरू करेंगे सबसे पहले, अगर छाती में किसी की जलन हो रही है तो आपको उससे पूछना है या उसको खुद से पूछना है कि ऐसा हैवीनेस तो फील नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी जो कार्डियक एलिमेंट्स होते हैं, हार्ट अटैक होता है, वो भी एज हार्ट बर्न प्रेजेंट कर सकता है। तो हमें मेक श्योर करना है ये हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है। उसके बाद अगर उनको सिर्फ जलन हो रही है पेट में या पेट में फुलावट है और दूध से उनको कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा ठंडा दूध ले सकते हैं या ओवर द काउंटर जो एंटासिड्स अवेलेबल हैं वो ले सकते हैं। अगर उससे सिम्टम में राहत हो गई तो आप नेक्स्ट डे डॉक्टर को मिल लीजिएगा। अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो आप तुरंत इमरजेंसी में चले जाइए। अगर आपका पेट फूला हुआ है, अगर आपको लगता है खाने के बाद पेट फूल गया है तो सबसे इजी ऑल्टरनेटिव है आपको चलना है। आप वॉक करेंगे तो इंटेस्टाइन्स में मोटिलिटी आएगी, वो गैस आपकी थोड़ी खारिज हो जाएगी। इसके अलावा आप जीरा का पानी या सौंफ ले सकते हैं, इससे आपको राहत मिलेगी। ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होती है कि खाना खाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि खाना फंसा हुआ है, अभी तक नीचे खाना गया नहीं है, तो इस टाइम पर फिर क्या किया जा सकता है? मैम ये 2 वजह से हो सकता है। पहला है ट्रू स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब आपके खाने के रास्ते में कोई रुकावट है। अगर खाने के रास्ते में रुकावट है या ये लंबे टाइम से है या साथ में वजन कम हो रहा है तो तुरंत एंडोस्कोपी कराइए। क्योंकि हमने पिछले 1 महीने में ऐसे 3 से 4 केसेस देखे हैं जिसमें लोग आए हैं कि जी हमें खाना अटक रहा है और हम चेक करते हैं तो अंदर ग्रोथ मिलती है, अंदर कैंसर मिलता है। तो ये एक ऐसा लक्षण है जिसको हमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। दूसरा होता है मैम ग्लोबस सेंसेशन, यानी कि कभी कभी स्ट्रेस या एंजाइटी जब होता है तब भी हमें लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है, गले में कुछ फंसा हुआ है। उस केस में भी अगर हम एक एंडोस्कोप डाल के चेक कर ले और रास्ता खुला हुआ है तो हम पेशेंट को रिएश्योर कर सकते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। साथ में उसको स्ट्रेस कम करने की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दवाइयाँ दे के उसको ठीक कर सकते हैं। इंस्टेंट रिलीफ के लिए है कुछ वैसे, अगर थोड़े देर के लिए हो रहा है तो? मैम इंस्टेंट रिलीफ के लिए इसमें कुछ अगर अटका हुआ है तो भी कुछ नहीं जाएगा। हाँ। और अगर ग्लोबस है तो भी नहीं जाएगा। तो ये फिर एक रेड फ्लैग ही है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके। खट्टी डकारें अगर बहुत ज्यादा आ रही हैं कोई भी खाना खाने के बाद तो फिर उससे इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए क्या कर सकते हैं? खट्टी डकारें अगर आपको आ रही हैं तो यूजुअली आपका जो एसिड ऊपर आता है उसकी वजह से है। तो एक तो आप बैठ जाइए, लेटिए मत। अगर आप सोते हैं तो सोते टाइम सिराने को ऊपर रखिए। इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेचुरल जो घर में अवेलेबल चीज़ है उसमें आप दूध ले सकते हैं, आप थोड़ा सा केला ले सकते हैं। अगर इससे आराम नहीं आता है तो ओवर द काउंटर जो सिरप आते हैं एसिडिटी के वो ले सकते हैं। उससे आराम नहीं आता है तो आप एक बार डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, लूज मोशन अगर अचानक किसी को हो रहा है तो फिर उससे रिलीफ पाने के लिए, जैसे कि कुछ ऐसा खा लिया जो उनके पेट को अपसेट कर रहा है, तो क्या कर सकता है? मैम वेडिंग सीजन था तो अभी तो बहुत कॉमन हो रहा है। यूजुअली लेफ्ट ओवर फूड अगर दोबारा यूज होता है या दही लंबे टाइम तक पड़ी रहती है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनपने लग जाते हैं और चाट खाने के बाद पेशेंट अगले दिन हॉस्पिटल में आता है। लूज मोशंस में मेन ध्यान हमें ये रखना होता है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड ना हो, तो उसके लिए ORS 2 से 4 लीटर हमें लेना ही लेना है। ये टेस्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप किसी को भी बोलिए अपनी जीभ दिखाने के लिए, अगर जीभ ड्राई है, जीभ पे कोटिंग है तो मतलब पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस कम है। इसके अलावा आप पल्स रेट या BP देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं, या यूरिन अगर उनका गाढ़ा हो गया है, पीला हो गया है, मतलब पानी की कमी है। अगर दही, मतलब ऐसे में हमें
डाइटरी ध्यान रखना होता है कि ऐसा खाना दें जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे इजी हो, जिससे ज़्यादा जोर ना पड़े। तो कर्ड राइस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दाल या खिचड़ी या दलिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। साथ में जो गलती हम करते हैं वह हम इसमें फ्रूट्स या जूसेस दे देते हैं। फ्रूट्स, जूसेस, आइसक्रीम, ये सब डायरिया को बढ़ाते हैं, अवॉइड करना तो हमेशा मिल्क फ्री, जूस फ्री डाइट ऐसे पेशेंट्स को देना चाहिए। ठीक है। अगर इसके बाद पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, या तो प्रीफॉर्म्ड टॉक्सिन होता है, मतलब बैक्टीरिया ने कोई एक जहर बनाया था जो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, या कभी कभी अमीबा या बैक्टीरिया है जो इंटेस्टाइन में ग्रो कर रहा है जिसकी वजह से हो रहा है, तो वैसे में हमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है। ओके, ठीक है। और अगर जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया है कुछ टाइम के लिए, तो फिर उससे राहत पाने के लिए क्या कर सकते हैं? मैम, कॉन्स्टिपेशन से राहत पाने के लिए हमें पानी ज़्यादा लेना है, डाइट में ये सब गोल लेना है, वॉक ज़्यादा करना है। अगर 3 दिन तक ये रिलीव नहीं होता है या पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो फिर हमें डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। ओके, तो आई थिंक इस सेशन में हमने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए सब चीज़ों पर बात की है। हम चाहते हैं डॉक्टर कि जाते जाते बीइंग अ गैस्ट्रो आप हमारी ऑडियंस को हमने जैसे सिम्टम्स की बात की, रेड फ्लैग्स की बात की कि हाँ ये सारी दिक्कतें दिख रही है, इसका मतलब कि आपका जो पेट है वो आपसे खुश नहीं है। कैसे समझे कि हमारा पेट हमसे खुश है, और क्या ऐसी चीज़ें हमारे लाइफ में ऐसी दिख रही होती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ पेट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा है, हम कुछ भी खा रहे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, ताकि हम समझ सके कि हाँ अब पेट अपसेट है, अब डॉक्टर से दिखाने का टाइम आ गया, अब पेट हमारा खुश है तो हम जो खा रहे हैं वो हमारे डाइट जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो सूट कर रहा है। मैम, अगर आपको भूख अच्छी लग रही है, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं, साल में एक बार मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपने एनुअल हेल्थ चेकअप्स कराते रहें लोग। उसमें अगर आपका विटामिन बी लेवल, विटामिन डी लेवल, आपके ब्लड काउंट्स, LFTs नॉर्मल आ रहे हैं, लिवर में कोई सूजन नहीं है, तो बाय एंड लार्ज आपका पेट आपसे खुश है। ठीक है। उस खुशी को बढ़ाने के लिए कुछ जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो है कि अल्कोहल मत लीजिए, अगर लेना है तो मिनिमल अमाउंट में लीजिए। आइडियल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज 0। कार्बोहाइड्रेट्स कम खाइए, अपने वेट को चेक में रखिए, रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड्स कम लीजिए, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स का सेवन बढ़ाइए। अगर आप ये करेंगे तो आपका पेट आपसे बहुत खुश रहेगा। एग्जैक्टली। और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे पेट को खुश रखती है वो भी आपने हमें बहुत सारे लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स बताए हैं, और आई थिंक इस सेशन के जरिए हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि स्टमक के सुपर फूड्स क्या है, कौन सी हम ऐसी गलतियाँ करते हैं, क्या चीज़ें खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए। तो आई एम श्योर ये पॉडकास्ट का जो सेशन है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, एंड आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया। डॉक्टर, Thanks a lot for having me, ma'am. It was a wonderful experience. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और पॉडकास्ट के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।